देखकर बताओ कि देखकर बताओ कि क्या सब कुछ क्लियर क्लियर दिख रहा है, सीधा दिख रहा है कि उल्टा दिख रहा है, पहले ये बताओ। सही दिख रहा है सर। ठीक है, सीधा है ना सारा, कि उल्टा नहीं ना, मिरर नहीं ना दिख रहा है तुम लोगों को? ठीक है, देखो आज जो है देखो कुछ कुछ ना छोटा छोटा चैप्टर सब है 11th का, जैसे कि एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, ये सब ना बहुत छोटा छोटा, एक दो तीन चार घंटे का लेक्चर होता है, बहुत छोटा चैप्टर होता है। तो हम लोग आज जो है सबसे पहले उन्हीं सारे छोटे छोटे चैप्टर्स को कंप्लीट कर ले, ठीक है ना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ना थोड़ा दिन रोक लेते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थोड़ा टेढ़ा चीज होता है और उसको अच्छे से पढ़ाना होता है। तो अच्छे से पढ़ाना तो ऑब्वियस सी बात है कि समय लगेगा उसमें। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम लोग प्रोबेबली क्लास शायद 10-15 दिन में खुल भी जाए, तो उन दिनों में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी इस 10-15 दिनों में ना हम लोग ये छोटे छोटे चैप्टर सब जो है तो वो कंप्लीट कर लेते हैं, माइक्रो चैप्टर्स भी बोल सकते हैं इन सबों को। तो उन सारे चैप्टर्स को कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। तो देखो अभी जो है आज हम लोग शुरू कर रहे हैं एस ब्लॉक एलिमेंट। ओके, आज जो है हम लोग क्या चीज शुरू करने जा रहे हैं बताओ? आज जो है हम लोग एस ब्लॉक एलिमेंट शुरू करने जा रहे हैं। एस ब्लॉक एलिमेंट्स, ओके। तो एस ब्लॉक एलिमेंट होता क्या है? तो कॉपी सामने रखो और मेरे साथ साथ लिखते भी चले जाओ तुम लोग। कॉपी सामने रखकर मेरे साथ साथ तुम लोग लिखते भी चले जाना कि एस ब्लॉक एलिमेंट जो है वो एक्चुअली होता क्या है, व्हाट एक्चुअली एस ब्लॉक एलिमेंट मीन्स। एस ब्लॉक एलिमेंट कहने से मतलब जाता है द एलिमेंट्स ऑफ पीरियोडिक टेबल, the elements of periodic table during writing whose electronic configuration, during writing whose electronic configuration if the last electron is filled in s orbital of valence cell, then it is called s block एलिमेंट। सुने बात को कि क्या होता क्या है एस ब्लॉक एलिमेंट। तो पीरियोडिक टेबल का वैसा एलिमेंट जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के क्रम में अगर अंतिम इलेक्ट्रॉन वैलेंस सेल के एस ऑर्बिटल में जाकर रहे तो उसे ही हम लोग क्या नाम देते हैं? एस ब्लॉक एलिमेंट। एस ब्लॉक एलिमेंट क्या होता है कि पीरियोडिक टेबल का वैसा एलिमेंट जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के क्रम में अगर अंतिम इलेक्ट्रॉन किधर में जाके रहे? वैलेंस सेल के एस ऑर्बिटल में जाकर रहे तो उसे ही हम लोग क्या नाम दे देते हैं? एस ब्लॉक एलिमेंट। तो एस ब्लॉक एलिमेंट का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? व्हाट एक्चुअली जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट इज कि एस ब्लॉक एलिमेंट का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो होता क्या है कि वो होता है नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन और इनटू NsX। अगर इस तरह से लिखा हुआ है नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन इनटू NsX, तो इसका मतलब क्या होता है बताओ? इसका मतलब हो जाता है
कि जब हम लोग इस एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे होते हैं तो साफ नजर आ रहा है कि अंतिम इलेक्ट्रॉन कहां पर जाके रह रहा है, एस ऑर्बिटल में, इसीलिए हम लोग इसको क्या नाम दे देंगे, एस ब्लॉक एलिमेंट। सही है, तो इसीलिए हम लोग इसको क्या नाम दे देंगे, एस ब्लॉक एलिमेंट। एस ब्लॉक एलिमेंट में अगर हम लोग ध्यान से देखें कि हेयर यहां पर, कि अगर हम लोग यहां पर देखें हेयर एन, तो n इज इक्वल्स टू, ये n जो आएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के दौरान, तो दिस इज पीरियड नंबर, और ये जो x है इज इक्वल्स टू ग्रुप नंबर ऑफ द एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल। के पीरियोडिक टेबल में उस एलिमेंट का पीरियड नंबर और ग्रुप नंबर जो है वो दरअसल दर्शाता है ये एस ब्लॉक एलिमेंट का। यहाँ n जो है वो क्या चीज दर्शाता है, पीरियड नंबर, और x जो है वो ग्रुप नंबर। जैसे कि एक एलिमेंट हम लोग ले लेते हैं, जैसे मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 12। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना है बच्चों, 12। तो 12 का अगर तुम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो क्या होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा नियॉन 3s2 3p2। तो तुम हमको बताओ, सॉरी, नियॉन 3s2 मतलब क्या, कि यहाँ n की जगह तुम गौर से देखो, n की जगह क्या है 3, और x की जगह क्या नजर आ रहा है 2। n की जगह क्या है 3 और x की जगह क्या चीज नजर आ रहा है 2। n की जगह 3 है और x की जगह 2 है, तो तुम बताओ इसलिए इसका ग्रुप नंबर क्या होगा, ग्रुप नंबर जो होगा वो 2 के बराबर हो जाएगा, और पीरियड नंबर जो होगा वो कितने के बराबर हो जाएगा, जल्दी से बता दो, पीरियड नंबर जो है वो 3 के बराबर हो जाएगा, है ना। ग्रुप नंबर जो है वो 2 के बराबर हो जाएगा, और पीरियड नंबर जो है वो कितने के बराबर हो जाएगा, जल्दी से बताओ, वो 3 के बराबर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग ग्रुप नंबर और पीरियड नंबर निर्धारित कर लेते हैं, और कैसे कैसे किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के माध्यम से हम लोग ये निर्धारित कर लेते हैं कि वो एस ब्लॉक एलिमेंट है या फिर नहीं। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि पीरियोडिक टेबल का वैसा एलिमेंट जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के क्रम में अगर अंतिम इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल के एस ऑर्बिटल में जाके रहे तो वही एस ब्लॉक एलिमेंट है, अदरवाइज कोई और ब्लॉक है। जैसे कि पीरियोडिक टेबल में जितना भी एलिमेंट है उसको कुल मिलाकर हम लोग कितने ब्लॉक में बांटते हैं, तो 4 ब्लॉक, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कोई भी एलिमेंट का लिखेंगे और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के क्रम में अंतिम इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिटल में जाते रहे वही उसका ब्लॉक भी कहलाता है। तो खैर हम लोगों को एस ब्लॉक एलिमेंट देखना है, तो पीरियोडिक टेबल में एस ब्लॉक एलिमेंट कहाँ कहाँ, तो पीरियोडिक टेबल में अगर तुम लोग देखो तो ये है अपने पास ग्रुप नंबर और पीरियड नंबर हम यहाँ पर लिख रहे हैं। जैसे कि ये तुम लोग ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर हाइड्रोजन रहता है, जैसा कि तुम लोग जान रहे हो, हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, हाइड्रोजन, लिथियम, यहाँ लिखते भी चले जाते हैं, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, और ये जो तुमको नजर आ रहा है दिस इज व्हाट, दिस इज फ्रांसियम। कि ये सब जो है अलग अलग एलिमेंट है एस ब्लॉक का। ये ग्रुप 2 है, ग्रुप 2 में यहाँ पर कौन रहता है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बैरियम और रेडियम। दिखा, तो ये हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, 11 है, 19 है, रुबिडियम का कितना हो जाएगा 19 में तुम 18 जोड़ो 37 है, इसमें कितना हो जाएगा 55 है, और ये 87 है, इसका कितना है 4, 12, 20, 38, 56, 86। जैसा कि तुम लोग देख रहे हो कि ये सारा अलग अलग तुम्हारा ग्रुप है। भेज देंगे सारा चीज, हम भेज देंगे, वो स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है, तो सारा हम भेज देंगे। तो ये जितना भी एलिमेंट तुम देख रहे हो यहाँ पर, इसके अलावे एक और एलिमेंट होता है एस ब्लॉक एलिमेंट का, और यही तुमको ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा, और वो है हीलियम, जिसका एटॉमिक नंबर 2 है। हीलियम जो है उसका ग्रुप नंबर अगर तुमसे पूछे तो ये तो ग्रुप 1 हो गया, ये हो गया तुम्हारा ग्रुप 2, और ये जो तुमको नजर आ रहा है ये क्या चीज नजर आ रहा है, ग्रुप 18।
तो कुल मिलाकर पीरियोडिक टेबल में 3 ग्रुप में एस ब्लॉक एलिमेंट होता है। एस ब्लॉक का ये डेफिनेशन नहीं होता है कि ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के एलिमेंट को एस ब्लॉक एलिमेंट होता है। एस ब्लॉक का डेफिनेशन ये होता है कि ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के अलावे और भी एलिमेंट एस ब्लॉक का एलिमेंट हो सकता है। उसका शर्त ये है कि किसी भी एलिमेंट का जब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, तो किसी भी एलिमेंट का जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के क्रम में अंतिम इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिटल में जाता है वही तुम्हारा उस ब्लॉक का एलिमेंट हो जाएगा। ये 88 है। समझे बात को कि किसको बोलते हैं हम लोग एस ब्लॉक एलिमेंट? तो एस ब्लॉक एलिमेंट कहने का मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के क्रम में अंतिम इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिटल में जाता है वही उस एलिमेंट का ब्लॉक कहलाता है। तो ये सब जो हो गया अलग अलग एलिमेंट है जो कि एस ब्लॉक एलिमेंट का, जो कि तुम लोग देख भी रहे हो कि एस ब्लॉक एलिमेंट जो होता है कहाँ कहाँ का एलिमेंट रहेगा। तो एस ब्लॉक एलिमेंट जो होता है वो तुम्हारा ग्रुप 1, ग्रुप 2 और ग्रुप 18। ग्रुप 1 में जितना भी एलिमेंट है इन सबों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के क्रम में इन जितना भी एलिमेंट है इन सबों का जब तुम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो इन सबों में NS1 आएगा, इन सबों में NS2 आएगा। समझ में आ रहा है? ग्रुप 1 में जितना भी एलिमेंट है उन सबों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब तुम लिखोगे तो उन सबों में क्या आएगा बताओ? NS1। और बाकी में जो है वो क्या चीज आ जाएगा? बाकी में आ जाएगा NS2 ग्रुप 2 में। जितना एलिमेंट तुम लोग को यहाँ नजर आ रहा है इन्हीं के बारे में दरअसल हम लोगों को चैप्टर में पढ़ना है। चैप्टर के बारे में हम लोगों को इतने ही एलिमेंट्स के बारे में पढ़ना है। इसके अलावा और किसी एलिमेंट के बारे में पढ़ना है या फिर नहीं पढ़ना है? नहीं पढ़ना है। सिर्फ हम लोग को इतने ही एलिमेंट्स के बारे में पढ़ना है इस चैप्टर में। ओके, तो तुम लोग यहाँ पर ध्यान से देखो कि अब जो ये 2 तुमको नजर आ रहा है, ये 2 जो तुम देख पा रहे हो कौन कौन? फ्रांसियम और रेडियम। दीज 2 आर रेडियो एक्टिव एलिमेंट। ये दोनों जो है वो क्या चीज है बताओ? These 2 आर रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। क्लियर है ना कि फ्रांसियम और रेडियम जो होता है ये कैसा एलिमेंट होता है बताओ? रेडियो एक्टिव एलिमेंट। फ्रांसियम और रेडियम जो है these 2 आर एक्चुअली रेडियो एक्टिव एलिमेंट विद वेरी शॉर्ट हाफ लाइफ पीरियड। विथ वेरी शॉर्ट हाफ लाइफ पीरियड। कि इन सबों का हाफ लाइफ पीरियड बहुत ज्यादा है या फिर बहुत कम? बहुत कम। हाफ लाइफ पीरियड ये होता है कि दरअसल जब हम लोग जितना भी एलिमेंट है उन सारे एलिमेंट को जब हम लोग देखते हैं, कोई भी एलिमेंट है तो उन सारे एलिमेंट को जब हम लोग देखेंगे तो हाफ लाइफ पीरियड क्या होता है कि हाफ लाइफ पीरियड कहने का मतलब होता है कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट कुछ समय अंतराल के बाद घटते जाता है उसका मात्रा। रेडियो एक्टिव एलिमेंट का मात्रा जो है समय अंतराल के बाद घटते चले जाता है। तो वो समय अंतराल जिस समय अंतराल के बाद उसका मात्रा इनिशियल मात्रा के रिस्पेक्ट में हाफ हो जाए उसे ही हम लोग क्या नाम देते हैं? हाफ लाइफ पीरियड। मतलब द टाइम इंटरवल आफ्टर व्हिच द कंसंट्रेशन ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस विल बिकम्स हाफ एज दैट ऑफ इट्स इनिशियल कंसंट्रेशन इज कॉल्ड हाफ लाइफ पीरियड ऑफ दैट पर्टिकुलर सब्सटेंस। इज इट ओके और नॉट? तो हाफ लाइफ पीरियड जो होता है ना रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का बहुत ज्यादा होता है कि बहुत कम होता है? बहुत कम होता है। और कौन? फ्रांसियम और रेडियम, ये जो 2 रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है। ग्रुप 1 में जितना भी एलिमेंट है हाइड्रोजन को छोड़कर, यदि हम लोग हाइड्रोजन को छोड़ दें, हाइड्रोजन को हम लोग डिस्टिंक्ट एलिमेंट मानते हैं या फिर रॉग एलिमेंट भी बोल देते हैं। ये हाइड्रोजन जो तुमको नजर आ रहा है दिस इज व्हाट? दिस इज डिस्टिंक्ट एलिमेंट या फिर रॉग एलिमेंट भी बोलते हैं। एस ब्लॉक एलिमेंट है, ऐसा नहीं है कि ये एस ब्लॉक एलिमेंट नहीं है, एस ब्लॉक एलिमेंट है। और ग्रुप 1 में जितना एलिमेंट है हाइड्रोजन को छोड़ के वो सब का सब क्या कहलाता है बताओ? वो सब का सब अल्कली मेटल्स कहलाता है। और ग्रुप 2 में जितना भी बेरिलियम से लेकर रेडियम तक ये सब का सब अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहलाता है। क्लियर हुआ कि ग्रुप 1 में जितना भी एलिमेंट है उन सबों को हम लोग क्या नाम देते हैं? अल्कली मेटल्स। और ग्रुप 2 में जितना भी एलिमेंट तुमको नजर आ रहा है वो सब का सब क्या कहलाता है? अल्कलाइन अर्थ मेटल। अल्कली मेटल कहने से सेंस जाता है ना कि वो सारा एलिमेंट जो कि बेसिक नेचर का होता है। दरअसल इन सारे एलिमेंट को अल्कली क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ जितना भी एलिमेंट तुमको नजर आ रहा है ये सब का सब स्ट्रांगली बेसिक नेचर का होता है। यहाँ पर तुमको जितना भी एलिमेंट नजर आ रहा है ये सब का सब कैसा नेचर का होता है? स्ट्रांगली बेसिक, हाईली बेसिक नेचर का होता है। ये जितना भी एलिमेंट है ये सब का सब स्ट्रांगली बेसिक नेचर का होता है। और ग्रुप 2 में जितना एलिमेंट है ना तो ये भी बेसिक है
लेकिन इसका सॉल्ट जो होता है पृथ्वी पर पाया जाता है, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम सिलिकेट, तुम्हारा ऐसा बहुत सारा सॉल्ट होता है जो कि वाटर सॉल्युबल भी हो सकता है, इनसॉल्युबल भी हो सकता है, मोस्टली वाटर इनसॉल्युबल है, और वही चट्टानों में पाया जाता है। इसी वजह से इसको अल्कलाइन अर्थ मेटल्स भी हम लोग बोल देते हैं, है ना। अरे गेट पर कोई आया तो वही देखने गया था। समझे कि अल्कली मेटल्स और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स क्या होता है। इसी तरह से हम लोग कुछ कुछ एलिमेंट को अल्कली मेटल भी बोल देते हैं, और कुछ कुछ एलिमेंट्स को हम लोग क्या नाम दे देते हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। पूरे चैप्टर का दो हिस्सा, एक हिस्से में हम लोगों को किसके बारे में पढ़ना है, अल्कली मेटल्स के बारे में, और दूसरे हिस्से में हम लोगों को किसके बारे में पढ़ना है, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के बारे में। और वही दो हिस्सों में हम लोग इस चैप्टर को पढ़ते हैं। सबसे पहला हिस्सा जो है वो कौन सा हिस्सा है बताओ, अल्कली मेटल्स। और अल्कली मेटल्स जो होता है किसको किसको हम लोग बोलते हैं वो तभी हम लोग देख लिए, कौन कौन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम। ये जितना भी एलिमेंट तुमको नजर आ रहा है ये सब का सब कैसा मेटल है बताओ, अल्कली मेटल्स। और अल्कली मेटल्स क्यों बोलते हैं इसको, तो अल्कली मेटल्स बोलते हैं, इन सारे एलिमेंट को हम लोग अल्कली मेटल्स बोलते हैं। क्यों, क्योंकि दे आर, सिंस दे आर हाईली बेसिक इन नेचर, since they are and their compounds are highly basic in nature। क्योंकि इस तरह का ये सारा एलिमेंट खुद भी और इसका जो कंपाउंड होता है वो सब का सब बहुत ज्यादा बेसिक नेचर का होता है कि या फिर बहुत ज्यादा एसिडिक नेचर का होता है। ये सब और इन सबों का कंपाउंड जो होता है ये सब का सब बहुत ज्यादा बेसिक नेचर का होता है। ये सब अल्कली मेटल्स जो होता है दे ऑल आर हाईली बेसिक इन नेचर। इन सारे कंपाउंड्स को अगर हम लोग ध्यान से देखें, अल्कली मेटल्स जो होता है ये सब का सब स्ट्रांगली एसिडिक होता है या फिर स्ट्रांगली बेसिक, स्ट्रांगली बेसिक। देयर सॉल्ट्स दे आर found upon earth crust, they are found upon earth crust, always in combined state, ऑलवेज इन कंबाइंड स्टेट। ये हमेशा जो होता है फ्री स्टेट में पाया जाता है या फिर कंबाइंड स्टेट में, ऑलवेज इन कंबाइंड स्टेट। ये सब का सब जो पृथ्वी पर पाया जाता है they are found upon earth crust always in combined state। ये सब का सब पृथ्वी पर जब मिलेगा वो किस रूप में मिलता है बताओ, they all are found upon earth crust always in combined state। ये सब का सब combined state में पाया था, they are found upon earth crust always in combined state। क्यों, तुमसे पूछा जाएगा क्यों ये पृथ्वी पर हमेशा कंबाइंड स्टेट में पाया जाता है। ऐसा इस वजह से बिकॉज दे आर हाईली रिएक्टिव इन नेचर। ये सारा का सारा एलिमेंट बहुत ज्यादा रिएक्टिव नेचर का होता है। तो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होने से क्या अंतर चला होता है कि बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, इस वजह से ये पृथ्वी पर हमेशा फ्री स्टेट में पाया जाएगा। कैसे फ्री स्टेट में रहेगा तो हमेशा ऑक्सीजन, वाटर इन चीजों के साथ रिएक्ट कर जाएगा। इस वजह से ये पृथ्वी पर हमेशा फ्री स्टेट में पाया जाता है या फिर कंबाइंड स्टेट में। ये हमेशा पृथ्वी पर कंबाइंड स्टेट में पाया जाता है। हम लोगों को यहाँ पर इन सारे अल्कली मेटल्स के दो तरह के प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ना है, और वो दो प्रॉपर्टी क्या क्या होता है बताओ, फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में। जितना भी अल्कली मेटल है उन सबों के कितने प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोगों को पढ़ना है, दो तरह के प्रॉपर्टीज के बारे में। एक को हम लोग क्या नाम देते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी, और दूसरे को जो है हम लोग क्या नाम देते हैं, केमिकल प्रॉपर्टी। क्या होता है फिजिकल प्रॉपर्टी और क्या होता है केमिकल प्रॉपर्टी, वही सब कुछ हम लोग एक एक करके देख रहे हैं। सबसे पहले तो याद रखना है इसमें जो अंतिम एलिमेंट है कौन, फ्रांसियम। Francium, the last element of the group is a radioactive element that is obtained after alpha decay of actinium
एक्टिनियम के अल्फा डिके के बाद ये अपने को मिलता है, जैसे कि ये है एक्टिनियम, दिस इज 89, तो एक्टिनियम 89227 इसका एटॉमिक नंबर है, तो इसी का अल्फा डिके होता है। अल्फा डिके बोलने से क्या मतलब जाता है कि अल्फा पार्टिकल निकला होगा, अल्फा पार्टिकल हीलियम न्यूक्लियस होता है, और उसी के बाद जाकर क्या चीज का बनना होता है, फ्रांसियम, और ये जो तुमको मिल गया 24, दिस इज अल्फा पार्टिकल। तो बताओ, तो 89 में 2 घटाओगे तो क्या बन जाएगा, 87, और 227 में 4 घटाओगे तो 223, तो दिस इज एक्चुअली फ्रांसियम। समझे, तो फ्रांसियम इस तरह से बनता है। तो फ्रांसियम का हाफ लाइफ पीरियड जो होता है ना, वो लगभग 21 मिनट के आसपास होता है, जो कि बहुत कम है, मतलब 21 मिनट में ये आधा हो जाता है इनिशियल कंसंट्रेशन का। तो इसीलिए इनसे बोलते हैं ना कि जो भी अल्कली मेटल का रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होता है तो वो वेरी शॉर्ट हाफ लाइफ पीरियड होता है। तो उसे पूछा जाएगा कि कौन सा अल्कली मेटल जो होता है वो रेडियो एक्टिव नेचर का होता है, तो तुम क्या जवाब दोगे, फ्रांसियम। ठीक है, तो चलो अब जो है हम लोग वही दो प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ रहे हैं, एक फिजिकल प्रॉपर्टी और एक केमिकल प्रॉपर्टी अल्कली मेटल्स का। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कली मेटल्स। तो जितना भी अल्कली मेटल है उन सबों के फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में हम लोग देख रहे हैं। तो एक एक प्रॉपर्टी हम लोग करके देखते हैं। सबसे पहले तो तुम लोग यहाँ लिख सकते हो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। फ्रांसियम लिख सकते हैं, लेकिन फ्रांसियम जो होता है ना वो हम लोग थोड़ा एक्सेप्शनल मैनर में लिख रहे हैं। इस वजह से एक्सेप्शनल मैनर में लिख रहे हैं कि फ्रांसियम दरअसल उपलब्ध होता ही नहीं है। जब फ्रांसियम उपलब्ध ही नहीं है तो उसके बारे में बात क्या करें, क्योंकि रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, इस वजह से फ्रांसियम के बारे में हम लोग अलग से पढ़ते हैं। फिर भी यहाँ पर लिख दिए कि कुछ कुछ प्रॉपर्टीज की बात तो हम लोग कर ही सकते हैं, और वो कुछ कुछ प्रॉपर्टी क्या क्या है, तो सबसे पहले उन्हीं सारे प्रॉपर्टीज को हम लोग देखते हैं। तो जैसे कि सबसे पहला प्रॉपर्टी जो यहाँ पर हम लोग देखेंगे, तो वो सबसे पहला प्रॉपर्टी जो हम लोग यहाँ पर देखेंगे, वो सबसे पहला प्रॉपर्टी है तुम्हारा साइज। ओके, जो है हम लोग किस चीज की बात करें, साइज, एटॉमिक साइज। तुम हमको बताओ कि एटॉमिक साइज किस साइड ज्यादा होगा, नीचे की तरफ नहीं, कि ऊपर से नीचे आने पर चूंकि नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते जाते हैं, इस वजह से एटॉमिक साइज भी लिथियम से लेकर फ्रांसियम तक बढ़ते चले जाएगा, या फिर घटते चले जाएगा, बढ़ते चले जाएगा। एटॉमिक साइज जो होता है ऊपर से नीचे बढ़ेगा। उसके बाद है एटॉमिक साइज के बाद अगर हम लोग बात करें आयनिक साइज की, तो आयनिक साइज भी नीचे की ही तरफ बढ़ेगा, है ना, कि आयनिक साइज की भी बात करें। आयनिक साइज से सेंस जाता है ना कि दरअसल लिथियम Li+, Na+, K+, Rb+, ये सब जो आयन बनाएगा, तो इन सारे आयंस का साइज जो है वो किस तरफ बढ़ेगा और किस तरफ घटेगा। उसके बाद अपने को मिलता है हाइड्रेशन एनर्जी। तो हाइड्रेशन एनर्जी ऊपर की तरफ जाएगा, मतलब किस तरफ हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होगा, हाइड्रेशन एनर्जी ऊपर की तरफ ज्यादा। मेटालिक कैरेक्टर की बात करें तो नीचे ज्यादा। ओके, मेटालिक कैरेक्टर की बात करें तो ऊपर से नीचे आने पे मेटालिक कैरेक्टर बढ़ते चले जाएगा। मेटालिक कैरेक्टर के बाद आ जाता है तुम्हारा आयनाइजेशन एनर्जी। तो आयोनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो ऊपर ज्यादा होगी। उसके बाद जो है स्थान आता है तुम्हारा सॉफ्टनेस। तो सॉफ्टनेस तो नीचे ज्यादा होगा, मतलब ये सारा का सारा ना सॉफ्ट मेटल होता है, लेकिन इनमें भी क्या होता है ना, लिथियम रिलेटिवली हार्ड होता है, नीचे की तरफ जाओगे तो वो ज्यादा सॉफ्ट होते चले जाएंगे। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी देता है ये सारा एलिमेंट। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नीचे वाला एलिमेंट ज्यादा देगा, जिसका आयनाइजेशन एनर्जी कम होगा। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात करें तो नीचे वाला एलिमेंट जो है वो सबसे ज्यादा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देगा। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बाद जो है स्थान आता है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। इसके बाद आता है हाइड्रेशन, हाइड्रेशन एनर्जी, सॉफ्टनेस, डेंसिटी। तो डेंसिटी की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर देखो मैं एस्टेरिस्क मार्क लगा रहा हूं। एस्टेरिस्क मार्क इसलिए लगाया ना कि यहाँ पर
डेंसिटी जो होता है ना ऊपर से नीचे बढ़ता है, लेकिन पोटेशियम का डेंसिटी जो होता है ना एक्सेप्शनली कम होता है किससे, सोडियम से। ठीक है ना, सोडियम से पोटेशियम का डेंसिटी जो होता है एक्सेप्शनली कम हो जाता है। इसके बाद जो है ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो ये सब का सब एक ही सेम ऑक्सीडेशन स्टेट में रहता है। ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो ये सब का सब कांस्टेंट ऑक्सीडेशन स्टेट में रहता है, और वो कांस्टेंट ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो कितने के बराबर है, +1 के बराबर। यानी कि जितना भी एलिमेंट है अल्कली मेटल्स, जितना भी अल्कली मेटल है वो सब का सब एक फिक्स ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ रहता है, और वो फिक्स ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो कितने के बराबर है, +1 के बराबर। मतलब हर एक एलिमेंट का फिक्स ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, और वो फिक्स ऑक्सीडेशन स्टेट कितने के बराबर होता है, +1 के बराबर। ओके, तो ये जितना भी एलिमेंट था, इन सारे एलिमेंट का ये सारा प्रॉपर्टीज है, फिजिकल प्रॉपर्टीज। और अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो तुम बताओ कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम, ये जितना भी एलिमेंट तुम लोगों को नजर आ रहा है, इन सारे एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होगा वो क्या होगा। तो इन सारे एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए उसका एटॉमिक नंबर चाहिए। इसका एटॉमिक नंबर 3, इसका 11, इसका 19, इसका 37, इसका 55 और इसका 87। तो देखो 3 है तो 3 के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा बताओगे। हीलियम 2s1, इसका क्या हो जाएगा नियॉन 3s1, इसका क्या होगा आर्गन 4s1, आर्गन के बाद कौन सा हो जाएगा बताओ, क्रिप्टन 5s1, जीनॉन 6s1, और इसका क्या हो जाएगा बच्चों रेडॉन 7s1। तो ये जितना भी एलिमेंट तुमको नजर आ रहा है इन सबों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्चुअली इस तरह से दिया गया है। ये सब का सब क्या चीज दिया गया है बताओ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इन सारे एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दरअसल इस तरह से तुमको दे दिया गया है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसका ज्यादा है और किसका कम है। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की भी हम लोग बात कर सकते हैं कि मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट किसका कम है और किसका ज्यादा है। तो ऐसे तो तुम जानो कि ऊपर से नीचे जाने पर मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो लगातार घटते चले जाते हैं। फिर भी हम लोग नॉर्मल वे में लिखे तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ऊपर की तरफ ज्यादा हो कंपैरेटिवली, और कोई एक्सेप्शन नहीं होता। तो याद क्या करना है वो तो शायद तुम लोग समझ गए होगे कि जो जो एक्सेप्शनल बिहेवियर है वही ना याद करोगे, और एक ही जगह एक्सेप्शनल बिहेवियर हम लिखे हैं, और वो एक्सेप्शनल बिहेवियर तुमको नजर आया होगा डेंसिटी को लेकर, कि डेंसिटी जो है वो एक्सेप्शनल बिहेवियर में आएगा, और डेंसिटी जो होगा अलग अलग एलिमेंट का सेम होगा या फिर अलग अलग होगा, अलग अलग होगा। क्लियर है? तो ये डेंसिटी की बात होगी कि डेंसिटी जो है वो अलग अलग एलिमेंट का अलग अलग होगा। ठीक है, अब हम लोग ना इन सारे प्रॉपर्टीज को एक एक करके देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर तुम हमको बताओ कि ये है अपने पास क्या चीज, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। इन सब में अगर हम तुमसे पूछ लें कि एटॉमिक साइज जो है वो किस तरफ ज्यादा होगा, तो तुम डेफिनेटली बता सकते हो कि लेफ्ट टू राइट, यानी कि लिथियम से लेकर फ्रांसियम तक में एटॉमिक साइज बढ़ेगा। क्यों बढ़ते चले जाता है? क्योंकि लिथियम में दरअसल 2 ही सेल होते हैं। आगे गए सोडियम में तो वहां पर 3 सेल आ जाएगा, तो ऑब्वियस सी बात है 2 सेल है 3 सेल है तो किसका ज्यादा होगा, 3 सेल वाले का। तो पोटेशियम में जाओगे तो वहां पर 4 सेल आ जाएगा, 3 और ये 4, तो नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते जाता है, क्योंकि इधर से इधर जाने पर नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते जाते हैं। इस वजह से एटॉमिक साइज जो है वो भी बढ़ते चले जाएगा या फिर घटते चले जाएगा, एटॉमिक साइज बढ़ते चले जाएगा। आयंस की बात करें तो ये लिथियम जो भी तुम देख पा रहे हो ये तुमको दिख रहा है Li+ लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और ये सीजियम। इन सारे आयंस में आयोनिक साइज की अगर हम लोग बात करें तो आयनिक साइज भी लिथियम से लेकर सीजियम तक बढ़ते चले जाता है या फिर घटते चले जाता है। लिथियम से लेकर सीजियम तक आयनिक साइज जो होगा वो लगातार बढ़ते चले जाता है। मतलब लिथियम का आयनिक साइज से ज्यादा सोडियम का, सोडियम से ज्यादा पोटेशियम, पोटेशियम से ज्यादा रुबिडियम, रुबिडियम से ज्यादा
सीजियम। ऑक्सीडेशन स्टेट की भी बात करें तो होता क्या है, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है और फ्रांसियम है। तो ये जितना भी एलिमेंट है, ये सारा का सारा एलिमेंट जब एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो क्या बनता है, Li प्लस, Na प्लस, K प्लस, Rb प्लस, Cs प्लस, Fr प्लस, और एक इलेक्ट्रॉन लूज किया। दरअसल हुआ क्या कि एक इलेक्ट्रॉन लूज करके 2 1 से ये हो गया 2, 2 8 1 से ये हो गया 2 8, ये 2 8 8 1 से हो गया 2 8 8, 2 8 18 8 1 से हो गया ये 2 8 18 8, है ना। और ये क्या हो जाएगा, 2 8 18 18 8 1 से ये हो गया 2 8। ये 10th वाला फंडा यहाँ लगा रहे, 10th में इसी तरह से ना लिखते थे, 2 8 18 32 18 8 1 1, और यहाँ पर उसी तरह से एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। तो होता क्या है ना कि जितना भी अल्कली मेटल होता है उन सबों के वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, तो वाजिब है एक इलेक्ट्रॉन लूज करके वो नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर करता है। तो इस वजह से जितना भी अल्कली मेटल है वो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में रहता है। ये यहाँ पर लिख देते हैं, सिंस ऑल द अल्कली मेटल्स हैव one valence electron only, so after losing one electron they acquire noble नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। एक इलेक्ट्रॉन लूज करके वो क्या एक्वायर कर लेगा बताओ, आफ्टर लॉसिंग वन इलेक्ट्रॉन दे एक्वायर नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन ड्यू टू विच सिंस ऑल द अल्कली मेटल्स हैव वन वैलेंस इलेक्ट्रॉन ओनली, सो आफ्टर लॉसिंग वन इलेक्ट्रॉन दे एक्वायर नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। वो सब का सब कैसा कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर कर लेता है, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन ड्यू टू विच all the alkali metals exist in fixed oxidation state of +1। इस वजह से जितना भी अल्कली मेटल है वो सब का सब एक फिक्स ऑक्सीडेशन स्टेट में रहता है, और वो फिक्स ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है वो कितने के बराबर होता है, +1 के बराबर। और यही चीज जो होता है हम लोगों को जानना होता है, पहचानना होता है, समझना होता है, क्या चीज के लिए, जो भी हम लोग देख पा रहे हैं। इतना तो समझ में आ रहा होगा ना कि एस ब्लॉक एलिमेंट जो यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे हैं, इसमें सब कुछ लग रहा होगा जान ही रहे हैं, मतलब कुछ भी नयापन जैसा नहीं लग रहा होगा, बहुत आसान दिख रहा होगा। डेफिनेटली हम बोल सकते हैं, किसी को भारी लग ही नहीं सकता, कुछ है ही नहीं, अगर तुम लोग ध्यान से देख रहे हो, अगर सोए नहीं हो। लेकिन होता क्या है ना कि यही छोटा छोटा चीज है, इसीलिए इसको लास्ट में हम बचा के रखे हुए थे। हम सोचे थे ना कि जब सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो 2-4 दिन का क्लास लगता है, और लास्ट में हल्का हल्का चीज पढ़ाएंगे ना तो डेजर्ट के रूप में बच्चों को फील दे। डेजर्ट करने का मतलब कि बहुत आसान सा लगेगा, तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी आता है बच्चों में। लेकिन चलो ऑनलाइन के माध्यम से ही इसको खत्म कर लेना, क्योंकि ऑनलाइन में ना मेन चैप्टर को खींचना उचित नहीं, तो इसी को कर लेते हैं। बहुत छोटा सा चीज है, तुम देखे होगे पिछले 15 मिनट, आधा घंटा, पौन घंटा से जो भी चीज पढ़ा रहे हैं सब लग रहा होगा हल्का फुल्का सब चीज ही हम लोग देख रहे हैं, लेकिन वही हल्का हल्का सब चीज जो है कॉपी में नोट डाउन करना है, अच्छे से लिखना है कि नहीं। चलो जो भी है, तो ये सब हम लोग देख लिए। क्या आयनाइजेशन एनर्जी की बात करते हैं हम, जैसे कि अब है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम, ये सब जो है क्या चीज है बताओ, अल्कली मेटल्स। इन सबों के आयनाइजेशन एनर्जी की अगर हम लोग बात करें तो चूंकि लेफ्ट टू राइट जाने पर, मतलब लिथियम से सीजियम की तरफ जाने पर
चूंकि साइज बड़ा होते चले जाता है, तो साइज बड़ा होने से क्या होता है ना, साइज बड़ा हो जाने की वजह से लिथियम से लेकर सीजियम तक क्या है कि साइज बड़ा हो जाने पर क्या होता है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम, इन सबों का साइज जो है लेफ्ट टू राइट जाने पर बड़ा होते जा रहा है या फिर छोटा होते जा रहा है, बड़ा होते जा रहा है। तो साइज बड़ा हो गया तो क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन जो है, साइज बड़ा होने के वजह से इलेक्ट्रॉन दूर होते जाएगा ना, नजदीक। यदि छोटा साइज रहता है तो इलेक्ट्रॉन नजदीक है, बड़ा साइज है तो इलेक्ट्रॉन दूर है। तो नजदीक है तो ज्यादा अट्रैक्शन महसूस कर रहा है, दूर है तो क्या चीज है बताओ, कम अट्रैक्शन महसूस कर रहा है। तो कम अट्रैक्शन महसूस कर रहा है तो बताओ तो इलेक्ट्रॉन किसमें आराम से निकल जाएगा, बड़े वाले में या छोटे वाले में? बड़े वाले में, क्योंकि छोटा वाला में इलेक्ट्रॉन नजदीक है तो ज्यादा अट्रैक्शन महसूस कर रहा है, इलेक्ट्रॉन मजबूती से बंधा हुआ है तो इस इलेक्ट्रॉन को निकालना कठिन होगा। और जितना साइज बड़ा होते जाएगा तो इलेक्ट्रॉन आराम से निकलेगा, तो आयनाइजेशन एनर्जी कम होगा या ज्यादा होगा? आयनाइजेशन एनर्जी साइज बड़ा होने पर कम होते चले जाते हैं, जैसा कि तुम लोग देख पा रहे हो। आयनाइजेशन एनर्जी कम कब? जब साइज बड़ा। तो बताओ तो इन सबों में सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी किसका हो जाएगा? इन सबों में आयनाइजेशन एनर्जी जो होगा वो लिथियम का सबसे ज्यादा होगा। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम में, इन सबों में आयनाइजेशन एनर्जी की अगर हम लोग बात करें तो इन सबों में सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी किसका होगा? लिथियम का। और सबसे कम आयनाइजेशन एनर्जी जो होगा वो किसका हो जाएगा बताओ? सीजियम का। सीजियम का आयनाइजेशन एनर्जी सबसे कम और लिथियम का आयनाइजेशन एनर्जी जो होगा वो सबसे ज्यादा होगा। क्लियर? तो आयनाइजेशन एनर्जी एकदम सिंपल सा चीज है। हाइड्रेशन एनर्जी की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर लिख देते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी जो होता है साइज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है या फिर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है? आयनाइजेशन एनर्जी साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब अगर हम लोग हाइड्रेशन एनर्जी की बात करें, जैसे ये लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम, इन सबों में अगर हम लोग देखें हाइड्रेशन एनर्जी किसका सबसे ज्यादा है, तो सबसे ज्यादा हाइड्रेशन जो होता है उसका होता है जिसका कि साइज सबसे छोटा होता है। मतलब कि हाइड्रेशन सबसे ज्यादा किसका होगा? जिसका साइज सबसे बड़ा या फिर सबसे छोटा? सबसे छोटा, क्योंकि साइज जितना छोटा होगा ना, साइज छोटा होने से फायदा क्या होता है कि साइज जैसे छोटा होगा तो साइज छोटा होगा तो न्यूक्लियस के ज्यादा करीब आ जाएगा वाटर मॉलिक्यूल, इस वजह से उसका हाइड्रेशन और ज्यादा या फिर और कम और ज्यादा होते चले जाएगा। मतलब साइज छोटा तो हाइड्रेशन ज्यादा। तो हाइड्रेशन लिथियम की तरफ ज्यादा, तो हाइड्रेशन ज्यादा, तो हाइड्रेशन एनर्जी भी लिथियम की तरफ ज्यादा। तो बताओ तो हाइड्रेशन जिसका सबसे ज्यादा होगा, हाइड्रेशन ज्यादा मतलब ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल चिपका, तो ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल चिपकेगा तो साइज ऑफ हाइड्रेटेड आयन बड़ा कि छोटा? बड़ा। तो बताओ तो साइज, हाइड्रेशन चूंकि लिथियम का सबसे ज्यादा, तो साइज ऑफ हाइड्रेटेड आयन लिथियम में सबसे ज्यादा, साइज ऑफ हाइड्रेटेड आयन ज्यादा लिथियम की तरफ। तो तुम बताओ कि आयनिक मोबिलिटी किधर ज्यादा होगा भाई? आयनिक मोबिलिटी तुम्हारा किसके तरफ ज्यादा होगा? सीजियम की तरफ। क्लियर है? लेकिन एक चीज हमेशा याद रखना कि हाइड्रेशन किसी एलिमेंट का नहीं होता है, हाइड्रेशन जो होता है अक्सर उस एलिमेंट के आयन का होता है। यानी कि अगर हम तुमसे पूछे कि ये लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम में Li प्लस, Na प्लस, K प्लस, Rb प्लस और Cs प्लस का हाइड्रेशन होता है या फिर उसके रिस्पेक्टिव एलिमेंट का, तो तुम बोलोगे आयन का। कि जो कोई भी आयन होता है उस आयन का दरअसल हाइड्रेशन हो रहा होता है। कि मतलब लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम है, तो इन सबों में तुमसे अगर हम पूछें कि हाइड्रेशन किसका सबसे ज्यादा होता है, तो तुम जवाब दोगे लिथियम का। सबसे ज्यादा हाइड्रेशन किसका होगा? लिथियम का। तो हाइड्रेशन एनर्जी भी लिथियम का ज्यादा, साइज ऑफ हाइड्रेटेड आयन भी उसी का ज्यादा, इस वजह से आयनिक मोबिलिटी जो होगा सीजियम का सबसे ज्यादा। यदि तुमसे पूछेगा कि पानी में सबसे ज्यादा मूव कौन करेगा, तो तुम जवाब दोगे सीजियम। अब ना एक टॉपिक हम यहां पर बता रहे हैं, उस टॉपिक का नाम है फ्लेम कलरेशन। फ्लेम कलरेशन होता क्या है ना कि जितना भी अल्कली मेटल होता है, अगले पेज में लिख देते हैं कि जितना भी अल्कली मेटल होता है वो सारा का सारा अल्कली मेटल
जितना भी अल्कली मेटल होता है वो सारा का सारा अल्कली मेटल आग में डालने पर ना एक डेफिनेट कलर का फ्लेम देता है। ऐसा क्यों देता है वो तुम 2 मिनट के बाद बता दे, लेकिन कौन कौन सा कलर देता है ये हम लोगों को याद करना बहुत जरूरी होता है। तो मेरे साथ साथ तुम लोग याद करो, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और ये सीजियम। तो लिथियम को जब तुम आग में डालोगे ना, तो लिथियम जब आग में जाता है तो लिथियम देता है कौन सा कलर, तो कैरामाइन रेड। याद रहेगा कि लिथियम जो है कौन सा कलर देता है, तो जवाब मिलेगा कैरामाइन रेड। ये सोडियम कौन सा, तो गोल्डन येलो। पोटेशियम कौन सा, तो पेल वॉयलेट। रुबिडियम कौन सा, रेडिश वॉयलेट। और सीजियम जो है वो कौन सा कलर देता है, तो वो स्काई ब्लू। क्लियर है कि यहाँ पर जितना भी एलिमेंट तुमको नजर आ रहा है ये सारा का सारा एलिमेंट कोई ना कोई कलर देता है। ये मत पूछना कि फ्रांसियम क्यों नहीं, फ्रांसियम हम पहले ही बताएं दैट इज रेडियो एक्टिव एलिमेंट, और रेडियो एक्टिव एलिमेंट के बारे में हम लोग अलग से पढ़ते हैं। याद रखना शाम में भी 7 बजे क्लास होना है। थोड़ा सा अब्सेंट हो गया ना, इसी वजह से तो डबल शिफ्ट कर लेते हैं। और ये 2-2 घंटे की जो क्लास होती है ना, ये दरअसल ना 3 घंटे के बराबर होती है, और ऑनलाइन है ना तो वो ऑफलाइन के रेस्पेक्ट में डबल हो जाता है। तो मतलब 2 घंटे का क्लास मतलब 3 घंटा, 3 घंटा का डबल मतलब 6 घंटे की इक्विवेलेंट। तो यदि तुम एक दिन में क्लास छोड़ रहे हो तो याद रखना 6 घंटे की क्लास छोड़ रहे हो, और 6 घंटे की क्लास छोड़ना किसी भी मायने में उचित नहीं है। 6 घंटा मतलब 1 सप्ताह होता है। दरअसल रेगुलर क्लास में क्या होता है ना, बहुत सारा इधर उधर का बात हो रहा है जो अभी हम लोग कर रहे हैं जस्ट अभी मोमेंट में। तो ये मोमेंट इसलिए हम कर रहे हैं, थोड़ा सा थक गए, सुबह से ले रहे हैं तो अंगड़ाई उड़ाई लेने का मन कर रहा है। तो ऐसा तो ऑनलाइन ऑफलाइन में तो लंबा लंबा बात होता है, वो जरूरी भी है। नहीं तो जैसा फील अभी तुम कर रहे हो ना, बड़ा बोरिंग सा लग रहा है कि जबरदस्ती बैठे हैं, और ये फीलिंग धीरे धीरे बढ़ते चले जाएगा। कारण क्या होगा कि आज पहला दिन है तो फिर भी हिम्मत साध के बैठ गया, लेकिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन के बाद क्या होगा ना, इरिटेशन होता है। और ऑनलाइन में क्या है कि फायदा है, खट से मारो ऑफ, भागो। ऑफलाइन में होता है क्या ऐसा कि क्लास में तुमको चाहे अच्छा लगे या फिर बुरा लगे, तुमको झेलना ही पड़ेगा, तुम निकल नहीं सकते। तो इन सारे वजहों से ना यहाँ पर ये ऑनलाइन क्लास ना टोटली तुम लोगों के एबिलिटी पर निर्भर करता है कि तुम लोग कितना ज्यादा ध्यान से इन चीजों को देख रहे हो। और कोई टोकने वाला नहीं है तुमको। हम यही बीच बीच में तुमको 2 मिनट 4 मिनट मोटिवेट कर सकते हैं, लेकिन मोटिवेशन से अगर कोई IAS और IPS बन जाता तो तब तो मेरा जितना भी स्टूडेंट है सब बड़का बड़का कलेक्टर ही रहता, लेकिन ऐसा होता नहीं है। यहाँ पे तुमको सेल्फ मोटिवेशन का जरूरत हो। तो क्या बोले, समझ ही रहे हो। तो मतलब बर्दाश्त करना। और ये कंटिन्यूअस क्लास जो होता है ना, कंटिन्यूअस क्लास में गैप नहीं होता है, बच्चा घुस रहा है निकल रहा है वगैरह वगैरह, बहुत सारा इशू होता है। तो इन सारे वजहों से उसमें ना बहुत समय खर्च होता है। इसमें बहुत ज्यादा समय खर्च नहीं होता। इसमें जितना देर भी तुम हो यहाँ पर उतना देर तुम लगातार क्लास ही करते रहो। तो सोच लेना कि ये जो अभी हम पढ़ा रहे हैं ये हो गया 6 घंटा भी पढ़ा रहे हैं 2 ही घंटा, लेकिन है 6 घंटे के बराबर। आज सवेरे छोड़ देंगे, कारण है कि आज मेरा भी पहला दिन है ना, गला एडजस्ट नहीं हो रहा, और सुबह 7 बजे से ही चल रहा है तो लगातार हो जा रहा है। तो थोड़ा सा गैप मारेंगे आज जल्दी। और लेकिन और रात में भी 7 बजे से है तो कितना हो गया, 7 से 9 6 12 घंटा का क्लास है बाबू। 4 मतलब 12 मिस नहीं करना। जिसको टाइम का इशू है उसका भी कोई इशू नहीं है, क्योंकि रिकॉर्डिंग है, रिकॉर्ड हो रहा है। तुम लोग जाओगे अपने वाले क्लासरूम में, वहां पर रिकॉर्ड तुम लोग देख सकते हो। यदि टाइम का इशू है, टाइम का इशू इसलिए मैनेज नहीं कर सकते हैं ना, क्योंकि हमको कोई दिक्कत नहीं, हम चेंज कर देंगे, हमको कोई दिक्कत नहीं। इस बैच को उस समय, उस बैच को इस समय। लेकिन किसी न किसी इतना बड़ा बड़ा क्लास रहता है 100 का, तो किसी न किसी को तो टाइम में दिक्कत होगा। जैसे इस समय का उस समय करेंगे, उस समय को इस समय करेंगे, तो किसी न किसी को इशू होगा।
तो कोई बड़ा बात नहीं, तुम अपना रिकॉर्डिंग तो रहेगा, तुम रिकॉर्डिंग से मैनेज करो। मैनेज क्या करना, रिकॉर्डिंग जो भी हम बोल रहे हैं यही सेम चीज तो रिकॉर्ड रहेगा। चलो बहुत बात हो गया, अब आ जाते हैं यहाँ पर। हम बात इसलिए कर रहे थे कि जो होशियार बच्चा होगा वो याद कर लिया हो, अब बाकी लोग बात में दिमाग लगे ले होगा। और हमको नहीं लगता है कि इतना सारा बच्चा में कोई भी होशियार रहे होगे, सब ले लुआ सब है। किसी को तो याद नहीं हुआ होगा, लिथियम कैरामाइन रेड, सोडियम गोल्डन येलो, पोटेशियम पेल वायलेट, रुबिडियम रेडिस वायलेट और सीजियम स्काई ब्लू। ठीक है, कोई याद नहीं कर पाया। अब है कि कलर क्यों होता है, कलर क्यों होता है? दरअसल होता है क्या ना कि ये सबसे पहले तुम जानो कि बुनसेन बर्नर में ना बहुत सारा रीजन होता है। तो तुमसे कभी कभी अगर पूछ लिया कि एक रीजन है, ये दूसरा रीजन है और ये तीसरा रीजन है, देखा, तो तुमको ये मिडिल वाला ना हॉटेस्ट रीजन, इस चीज को याद रखना, समझे? बीच वाला जो होता है वो सबसे गर्म रीजन होता है। और जब हम लोग कोई भी अल्कली मेटल को इसमें डालते हैं, ये है क्या चीज, अल्कली मेटल, तो अल्कली मेटल इसमें जाने पर कोई ना कोई डेफिनेट कलर देता है। अल्कली मेटल को जब हम लोग इसमें डालते हैं ना, समझे कि अल्कली मेटल्स जो है यहाँ पर जाने पर कोई ना कोई डेफिनेट कलर देने लगता है। ये अल्कली मेटल कोई ना कोई कलर दे रहा है कि नहीं दे रहा है? ये अल्कली मेटल कोई ना कोई कलर दे रहा है। तो वापस जाके दोबारा से आओ, देखो तो किसी को ऑडियो में दिक्कत हो रहा है? ऑडियो मेरी आवाज या फिर वीडियो में क्लियर है सर? चलो, वो किसी को उस साइड से प्रॉब्लम होगा। क्लियर है ऑडियो? थैंक यू 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 थैंक यू, बाप रे बाप, सब मैसेज कर दिया। चलो कोई नहीं। तो ये जितना भी तुमको दिख रहा है ये सब का सब अल्कली मेटल, क्या हाँ चल जाता है यार आजकल तो। ये जितना भी तुमको नजर आ रहा है ये सब का सब क्या चीज है बताओ? अल्कली मेटल का डेफिनेट कलर। इसका रीजन क्या होता है, क्यों ऐसा? तो दरअसल होता क्या है ना कि अल्कली मेटल का आयनाइजेशन एनर्जी बहुत कम होता है। तो होता क्या है कि अल्कली मेटल में ये तुम्हारा इलेक्ट्रॉन अलग अलग एनर्जी लेवल में रहा होगा, 1 एनर्जी लेवल, 2 एनर्जी लेवल, 3 एनर्जी लेवल, इस तरह से अलग अलग एनर्जी लेवल में रहा होगा। तो जब इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में होता है तो वो न्यूक्लियस से अट्रैक्ट हो रहा है। तो ग्राउंड स्टेट में है तो वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से अट्रैक्ट हो रहा है, और जब उस पर लाइट एनर्जी फॉल होता है, ग्राउंड स्टेट में है तो इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस से अट्रैक्ट हो रहा है। और जब तुम ये हीट एनर्जी सॉरी दी है तुम, तो वो हीट एनर्जी लेकर ये इलेक्ट्रॉन जो होता है ये कहाँ जंप कर जाता है? ये हीट एनर्जी लेकर इलेक्ट्रॉन जो होता है वो हायर एनर्जी लेवल में जंप कर गया। यहाँ ग्राउंड स्टेट से कहाँ पर चला गया बताओ? हायर एनर्जी स्टेट में। हीट एनर्जी लेकर ये इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से कहाँ चला गया? हायर एनर्जी स्टेट में। वहां पर ये इलेक्ट्रॉन स्टेबल नहीं है। कोई भी इलेक्ट्रॉन जब हायर एनर्जी लेवल में जाता है तो वहां पर वो इलेक्ट्रॉन स्टेबल है कि नहीं है? समझ में आया कि जहां पर इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से हायर एनर्जी लेवल में गया, इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से हायर एनर्जी लेवल में गया है, इलेक्ट्रॉन जो ग्राउंड स्टेट से हायर एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन गया तो वहां पर वो स्टेबल नहीं है। इस वजह से ये इलेक्ट्रॉन दोबारा वापस से नीचे आते हैं। तो वाजिब है जब इलेक्ट्रॉन वापस ऊपर से नीचे आएगा तो कुछ ना कुछ ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रिलीज करेगा, और वही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हम लोगों को लाइट के रूप में नजर आता है। सुने बात को? दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज इन विजिबल रीजन। किस रीजन का होता है बताओ? विजिबल रीजन, एंड इज ऑब्जर्व्ड एज कलर ऑफ फ्लेम। और ये किस फ्लेम के कलर के रूप में नजर आता है, और इसी को हम लोग क्या नाम दे देते हैं? फ्लेम कलरेशन। क्लियर है फ्लेम कलरेशन क्या होता है? फ्लेम कलरेशन कहने का मतलब ही यही होता है
कि जब भी तुम इस तरह से कोई भी अल्कली मेटल को तुम डाले फ्लेम में, तो अल्कली मेटल फ्लेम में जाने के बाद सम डेफिनेट कलर का लाइट देता है। क्यों? क्योंकि हीट एनर्जी लेकर इलेक्ट्रॉन जो ग्राउंड स्टेट से हायर एनर्जी लेवल में गया, वहां पर इलेक्ट्रॉन स्टेबल नहीं था, इस वजह से वो इलेक्ट्रॉन दोबारा से वापस आता है तुम्हारा ग्राउंड स्टेट में। तो वाजिब है जब हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में आएगा तो इलेक्ट्रॉन जो है दिस मच अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज इक्वल टू दिस एनर्जी गैप, जहां पे लिख देते हैं एससी बाय लैम्डा जो होगा वो क्या होगा, डेल ई के बराबर, डेल ई मतलब E2 माइनस E1 के बराबर। इस एनर्जी गैप के बराबर का एनर्जी रिलीज करता है जो कि विजिबल रीजन का होता है, और वही हम लोगों को फ्लेम के कलर के रूप में नजर भी आता है। क्लियर है ना? तो इतना सारा बात है क्या चीज को लेकर, फ्लेम कलरेशन को लेकर। ये सब चीज जो है वो किसको लेकर बात है बताओ, फ्लेम कलरेशन, मतलब फ्लेम का कलर जो है वो कैसा होगा। ऑक्सीडेशन स्टेट तो हो ही गया। उसके बाद हम लोग यहाँ पर एक चीज और डालते हैं और वो है डेंसिटी। डेंसिटी की बात करें तो थोड़ा सा अलग पना यहाँ पर तुमको दिखेगा। लिथियम, पहले पोटेशियम, तब सोडियम, तब रुबिडियम और तब जो है सीजियम। यहां पर हम देख रहे हैं कि पोटेशियम का डेंसिटी ऑफ पोटेशियम इज एक्सेप्शनली लो और इक्वल्स टू 0.86 ग्राम पर सीसी होता है, मतलब बहुत कम होता है पोटेशियम का डेंसिटी। सबसे कम तो लिथियम का होता है 0.53 ग्राम पर सीसी। इसका भी डेंसिटी बराबर 0.97 ग्राम पर सीसी। तो मतलब ये तीन जो होता है ना, पहले तो यहाँ लिख देते हैं कि डेंसिटी किस साइड बढ़ रहा है, किस साइड डेंसिटी सबसे ज्यादा होता है बताओ, सीजियम की तरफ। मतलब लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम में अगर हम तुमसे पूछें कि सबसे कम डेंसिटी किसका और कि सबसे ज्यादा डेंसिटी किसका, तो तुमको सबसे कम लिथियम का और सबसे ज्यादा सीजियम का। सीजियम का डेंसिटी होता है कितना, इसका डेंसिटी 1.9 ग्राम पर सीसी और इसका 1.53 ग्राम पर सीसी। तो मतलब तुमको दिखेगा ना कि लिथियम, पोटेशियम और सोडियम का डेंसिटी 1 से कम है और रुबिडियम और सीजियम का डेंसिटी जो है 1 से ज्यादा। तो कभी कभी तुमसे पूछ लेगा कि इन सब में से वाटर में कौन डूब जाएगा और कौन नहीं डूबेगा, तो तुम बताओगे वाटर का डेंसिटी 1 ग्राम पर सीसी, तो ये तीनों वाटर में तैर जाएगा, लिथियम, पोटेशियम और सोडियम, और रुबिडियम और सीजियम जो है वो वाटर में डूब जाएगा। क्यों? क्योंकि वाटर से ज्यादा डेंसिटी होता है। खैर इसको वाटर में रखना नहीं है, क्योंकि वाटर में रखने के साथ ही ये रिएक्ट कर जाएगा। क्लियर है? तो वाटर में इसमें से किसी को भी नहीं रखना, वाटर में रखने के साथ ही ये रिएक्ट कर जाता है, इस वजह से रखना उखना किसी को नहीं है। क्लियर? तो ये सब है डेंसिटी के बारे में बात। अब अगर हम लोग डेंसिटी के अलावा भी हम लोग कुछ कुछ चीज को ध्यान में रखें, और डेंसिटी के अलावा किस चीज को ध्यान में रखेंगे कि इन सबों को रखते हैं कैसे, स्टोर कैसे करते हैं। तो ये जितना भी अल्कली मेटल होता है, क्योंकि ये एयर और मॉइस्चर दोनों के साथ रिएक्ट कर जाता है और वो वायलेंटली, इस वजह से इन सबों को हम लोग केरोसिन ऑयल में डुबा के रखते हैं। केरोसिन ऑयल में भी डुबा के रखते हैं, लेकिन केरोसिन में भी लिथियम उथियम ना तैर जाता है ऊपर, तो इसीलिए हम लोग इसको, लिथियम को या बाकी सबको केरोसिन ऑयल में रखते हैं और विथ रैपर ऑफ वैक्स, मतलब मोम का सतह ऊपर पर रहता है, मतलब मोम को चारों तरफ से लपेट देते हैं कि मान लो तैर भी जाए तो इसका कोई हिस्सा हवा या पानी के संपर्क में आ पाए कि नहीं आ पाए, नहीं आ पाए, इसलिए इसको हम लोग ऊपर से क्या चीज से रैप कर देते हैं, समझ गया होगा, मोम से हम लोग रैप करते हैं। तो इस तरह से हम लोग स्टोर करते हैं क्या चीज को, लिथियम को। क्लियर है? इसके बाद फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात करें तो यहाँ पर लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है और सीजियम है। इन सबों में सबसे ज्यादा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कौन देगा? तो वो सीजियम जो है वो सबसे ज्यादा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देगा। कैसे सीजियम सबसे ज्यादा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देगा? तो ये तुम जानो कि दरअसल फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता क्या कि जब हम लोग कोई भी मेटल पर सफिशिएंट एनर्जी का लाइट हम लोग फॉल कराते हैं, जब भी हम लोग किसी मेटल पर सफिशिएंट एनर्जी का लाइट फॉल कराते हैं तो मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन होता है। तो बताओ तो इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन कब आराम से हो पाएगा? जब इसका आयनेशन एनर्जी ज्यादा कि सबसे कम? सबसे कम। तो याद रखना अल्कली मेटल्स का आयनेशन एनर्जी सबसे कम होता है
इस वजह से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी अल्कली मेटल सबसे ज्यादा देता है। लेकिन सारा का सारा अल्कली मेटल इजिली नहीं देगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, नीचे का एलिमेंट मतलब सीजियम वगैरह फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देने का टेंडेंसी इसमें सबसे ज्यादा होता है। सॉफ्टनेस की बात करें तो होता क्या है कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम, इन सबों में अगर तुमसे बोलेंगे मेटालिक कैरेक्टर किसका सबसे ज्यादा है, मेटालिक कैरेक्टर, तो याद रखना मेटालिक बॉन्ड और मेटालिक कैरेक्टर दो अलग अलग चीज है। तुम लोग को अगर नहीं आता है तो अच्छे से जानो। मेटालिक कैरेक्टर मतलब टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, कि कोई भी एलिमेंट कितना आराम से इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है। तो सीधी सी बात है कि मेटालिक कैरेक्टर उसका सबसे ज्यादा होगा जिसका आयनेशन एनर्जी कम होगा। कि आयनेशन एनर्जी कम होगा तभी तो मेटालिक कैरेक्टर ज्यादा होगा। आयनेशन एनर्जी कम तो मेटालिक कैरेक्टर ज्यादा, है ना। कि जितना कम आयनेशन एनर्जी होगा उतना आराम से इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो मेटालिक कैरेक्टर उतना ज्यादा होता चलेगा। मेटालिक बॉन्ड होता है ना कि मेटल में एटम और एटम के बीच का जो बंधन होता है, जिसको साउंड का प्रॉब्लम हो रहा है या कोई भी इशू हो रहा है तो वो ना रिकनेक्ट कर लेना, अपने आप को डिस्कनेक्ट करके दोबारा से एंट्री लेना तो शायद ठीक हो जाए। तो मेटालिक कैरेक्टर जो होगा वो किसका होगा, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम में से सीजियम का मेटालिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा होगा। मेटालिक बॉन्ड क्या होता है ना कि कोई भी मेटालिक क्रिस्टल में एटम और एटम कितना मजबूती से एक दूसरे को पकड़े हुए, तो मेटालिक बॉन्ड उसका ज्यादा होता है जिसका साइज छोटा होता है। तो तुमसे बोलेंगे ना मेटालिक बॉन्ड इधर ज्यादा होगा। और थोड़ा सा एक चीज लिखना छूट गया, मैं तो मेटालिक कैरेक्टर को ही इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी भी बोलते हैं। मेटालिक कैरेक्टर को ही हम लोग क्या नाम देते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। ठीक है, यहां लिख भी देते हैं मेटालिक कैरेक्टर ही एक्चुअली अब बताओ तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होगा, दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी किसका ज्यादा होगा, तुमसे पूछेंगे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी किसका, तो लिथियम का। खैर हम लोग मेटालिक बॉन्ड पर थे, तो मेटालिक बॉन्ड सबसे ज्यादा किस में होगा बताओ, लिथियम में सबसे ज्यादा तगड़ा मेटालिक बॉन्ड। मेटालिक बॉन्ड मतलब एटम और एटम के बीच का बंधन। क्यों लिथियम में सबसे ज्यादा होगा, तो याद रखना मेटालिक बॉन्ड, ऐसे तो और भी कई सारे फैक्टर्स पर निर्भर करता है। खैर यहाँ पर डोमिनेंट फैक्टर जो है वो कौन सा है, साइज। मतलब जितना बड़ा साइज होगा मतलब मेटालिक बॉन्ड उतना कमजोर। ऐसे याद रखना कि जितना भी अल्कली मेटल होता है इसमें कमजोर मेटालिक बॉन्ड होता है। क्यों, क्योंकि अल्कली मेटल का साइज बाकी सारे मेटल के रेस्पेक्ट में बहुत बड़ा, तो बहुत बड़ा मेटालिक साइज होने के वजह से मेटालिक बॉन्ड कमजोर होता है, इसी वजह से तो ये सॉफ्ट होता है। खैर इनमें अगर हम लोग बात करें तो मेटालिक बॉन्ड लिथियम में सबसे ज्यादा, तो हार्डनेस लिथियम में ज्यादा, तो सॉफ्टनेस किधर ज्यादा होगा, सीजियम की तरफ। मतलब सॉफ्टनेस जो होता है ना वो वाजिब है, वही ना ज्यादा सॉफ्ट होगा जिसमें कमजोर बंधन होगा। सॉफ्टनेस जो है दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मेटालिक बॉन्ड। मतलब मेटालिक बॉन्ड जितना ज्यादा होगा उतना कम सॉफ्ट हो। मेटालिक बॉन्ड ज्यादा तो सॉफ्टनेस ज्यादा या फिर कम, मेटालिक बॉन्ड ज्यादा तो सॉफ्टनेस जो होगा वो कम होते चले जाता है। समझे बात को। तो ये सब छोटा छोटा कहानी था क्या चीज को लेकर, फिजिकल प्रॉपर्टीज को लेकर। एक दो और बच गया जैसे कि मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, तो वो तो सिंपल सा है कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम में सेम रीजन, मतलब चूंकि मेटालिक बॉन्ड लिथियम की तरफ ज्यादा, तो इसी वजह से मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट वो भी किस तरफ ज्यादा होगा बताओ, तो लिथियम की तरफ। यानी कि अगर तुमसे पूछा जाए कि मेल्टिंग पॉइंट किस चीज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, तो मेटालिक बॉन्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब मेटालिक बॉन्ड जितना ज्यादा तो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट भी उतना ज्यादा होते जाएगा, या फिर उतना कम होते चले जाएगा, उतना ज्यादा होते चले जाएगा। मतलब जितना ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट रहेगा। क्लियर है, शायद तुम लोग समझ भी गए होंगे। तो इसके बाद हम लोगों को किन चीजों के बारे में देखना है, तो केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ना है।
इसके बाद जो है हम लोगों को किसके बारे में देखना है, तो केमिकल प्रॉपर्टीज। तो केमिकल प्रॉपर्टीज के लिए 5 मिनट का ब्रेक है, हम भी पानी वानी पी के आते हैं, थोड़ा सा तुम लोग भी पानी वानी पियो, ठीक है। देखो हम लोगों को केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में जानना। आवाज आवाज मिल रहा है सर को? चलो देखो हम लोग क्या चीज देख रहे हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज। क्या होता है केमिकल प्रॉपर्टी, तो ध्यान से देखो।
केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कली मेटल्स। तो सबसे पहली बात तो ये जानो कि जितना भी अल्कली मेटल होता है दे ऑल आर हाईली रिएक्टिव इन नेचर। जितना भी अल्कली मेटल होता है ये सब का सब बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है या फिर बहुत कम रिएक्टिव होता है। जितना भी अल्कली मेटल होता है ये सब का सब भयंकर रिएक्टिव होता है। जितना भी अल्कली मेटल होता है ये सब का सब बहुत ज्यादा रिएक्टिव कि बहुत कम रिएक्टिव। जितना भी अल्कली मेटल होता है ये सब का सब बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है। क्यों रिएक्टिव होता है वो चीज याद रखना होता है। Alkali metals are highly reactive in nature due to किस वजह से, तो याद रखना इट्स वेरी लार्ज एटॉमिक साइज, कि इसका एटॉमिक साइज चूंकि सबसे ज्यादा होता है इस वजह से इट्स वेरी लार्ज एटॉमिक साइज, इट्स वेरी लो आयोनाइजेशन एनर्जी और इट्स वेरी लो हीट ऑफ एटमाइजेशन या सब्लिमेशन। इसका हीट ऑफ एटमाइजेशन या हीट ऑफ सब्लिमेशन बहुत कम होने की वजह से, दरअसल इन्हीं वजहों से क्या होता है ना कि अल्कली मेटल जो होता है, जैसे मेटल है सॉलिड से आराम से मेटल गैस बन जाता है। क्यों? क्योंकि इसका सब्लिमेशन एनर्जी बहुत कम है और मेटल गैस आराम से इलेक्ट्रॉन लूज करके M प्लस और प्लस ई मतलब इलेक्ट्रॉन आराम से छोड़ता है। क्यों? क्योंकि उसका आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा कम है। तो बहुत कम आयनाइजेशन एनर्जी आराम से इलेक्ट्रॉन छोड़ा तो धाए धाए रिएक्ट कर जाता है। तो इसी वजह से ना ये जितना भी अल्कली मेटल होता है ये सब का सब बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है। क्यों पूछा जाएगा तुमसे, तो साइज काफी बड़ा होने की वजह से, आयनाइजेशन एनर्जी बहुत कम होने की वजह से और हीट ऑफ एटमाइजेशन या हीट ऑफ सब्लिमेशन जो है ये बहुत कम होने की वजह से अल्कली मेटल्स जो होता है ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है या फिर बहुत कम रिएक्टिव होता है। बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है। अल्कली मेटल्स आर हाईली रिएक्टिव इन नेचर। सही है। अब है कि अल्कली मेटल जब बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, जितना भी अल्कली मेटल होता है ये सब का सब बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है। तो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होने से क्या अंतर पड़ेगा, तो अल्कली मेटल बहुत ज्यादा रिएक्टिव होने से बहुत सारा अंतर पड़ेगा और उन सारे अंतरों में से सबसे पहला तो ये है कि इसको हम लोग फ्री स्टेट में रख नहीं सकते हैं, इसीलिए तो ये फ्री स्टेट में नहीं पाया जाता है। मतलब अल्कली मेटल कहीं पर सोडियम पोटेशियम फ्रीली मिलेगा कि नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो तुरंत से ऑक्सीजन नाइट्रोजन इन चीजों के साथ या मॉइस्चर वगैरह के साथ रिएक्ट कर जाता है, इवन वॉयलेंटली रिएक्ट करता है, मतलब विग्रोसली। छोटे छोटे बात एक दो कि अल्कली मेटल्स जो होता है, यदि हम लोग अल्कली मेटल्स की बात करें, अल्कली मेटल्स फॉर्म डायामैग्नेटिक कंपाउंड्स, याद रखना। ये जो होता है फॉर्म कलरलेस कंपाउंड। इसका एक्सेप्शन भी है, एक्सेप्शन है KMnO4, K2Cr2O7 एटसेट्रा। लेकिन कलर जो होता है इसमें K प्लस के वजह से नहीं है, ये एनायन जो होता है ना MnO4 माइनस Cr2O7 2 माइनस, ये कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। कलर इज ड्यू टू एनायंस, कि एनायन के वजह से ये कलर होता है। इन सॉलिड स्टेट exist mainly with body centered का मतलब होता है BCC स्ट्रक्चर। BCC स्ट्रक्चर क्या होता है तुम लोग जानो। BCC स्ट्रक्चर होता है ना कि तुम्हारा ये तो अपने को सॉलिड स्टेट जब 12th में पढ़ेंगे तो हम तुम लोगों को बताएंगे, लेकिन अभी तुम मोटा मोटी इतना जानो कि BCC स्ट्रक्चर होता है कि इस तरह से, अगर तुम लोग
कोई क्रिस्टलाइन सॉलिड को देख पा रहे हो, तो इसमें लैटिस पॉइंट कहाँ कहाँ, यानी कि एटम्स जो है वो कहाँ कहाँ पर रहेगा, तो एक यहाँ मतलब क्यूब के 8 कॉर्नर पर, ये जो क्यूब का तुमको 8 कॉर्नर नजर आ रहा है, उन 8 कॉर्नर पर, और साथ ही साथ एकदम बॉडी के बीचों बीच। ये समझ में नहीं आएगा क्योंकि ये हम पढ़ाए नहीं है, ये बाद में हम लोग कभी देखेंगे, लेकिन अभी इतना जानो कि जितना भी अल्कली मेटल होता है वो किस तरह के स्ट्रक्चर के साथ रहता है, तो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर, मतलब बीसीसी स्ट्रक्चर हम लोग इसी को बोल देते हैं। इन सॉलिड स्टेट एग्जिस्ट मेनली विद बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर, है ना। ये कैसा स्ट्रक्चर रहता है, तो बीसीसी स्ट्रक्चर इस पर है। तो ये सब छोटा छोटा कहानी है किस चीज को लेकर, अल्कली मेटल्स को लेकर। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले जो अपने को पढ़ना होता है वो पढ़ना होता है रिएक्शन विद हाइड्रोजन, कि अल्कली मेटल हाइड्रोजन के साथ कैसे रिएक्ट। तो सबसे पहला जो है हम लोग क्या चीज पढ़ रहे हैं बताओ, रिएक्शन विथ हाइड्रोजन, कि हाइड्रोजन के साथ हम लोग कैसे कैसे रिएक्शन देख पाते। तो रिएक्शन विथ हाइड्रोजन में तुमसे अगर हम पूछें कि हाइड्रोजन के साथ ये कैसा कैसा रिएक्शन देगा, तो जितना भी अल्कली मेटल होता है ये सब का सब हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन होता है, जितना भी अल्कली मेटल होता है। लेकिन ना हाइड्रोजन के साथ रूम टेम्परेचर पर रिएक्ट नहीं करेगा, हाई टेम्परेचर पर रिएक्ट करता है, 525 से 673 केल्विन। यानी कि ये जितना भी अल्कली मेटल है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये जितना भी अल्कली मेटल तुमको नजर आ रहा है, ये सब का सब हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा, और रिएक्ट करके क्या चीज बनाता है, रेस्पेक्टिव हाइड्राइड। और टेम्परेचर कितना, 525 से 673 केल्विन। जितना भी अल्कली मेटल है ये सब का सब रिएक्ट करेगा, और क्या बना रहा है, LiH, NaH, KH, RBH और CSH। तुमको दिखा होगा जितना भी अल्कली मेटल है ये सब का सब हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके इस तरह से हाइड्राइड में, लिथियम के हाइड्राइड में लिथियम का ऑक्सीडेशन नंबर +1। यहाँ पर जितना भी अल्कली मेटल दिख रहा है वो सारा अल्कली मेटल +1 है, लेकिन याद रखना कि मेटेलिक हाइड्राइड में हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, -1। ये सब का सब क्या चीज है बताओ, मेटेलिक हाइड्राइड। हाइड्रोजन चैप्टर में पढ़े थे कि हाइड्राइड 3 तरह का, आयनिक, कोवेलेंट और मेटेलिक। तो ये जो होता है ये सब का सब आयोनिक हाइड्राइड है। ये कैसा हाइड्राइड होता है बताओ, आयनिक हाइड्राइड। हाइड्रोजन किस ऑक्सीडेशन स्टेट में है, हाइड्रोजन इज इन किस ऑक्सीडेशन स्टेट, -1 ऑक्सीडेशन स्टेट। हाइड्रोजन किस ऑक्सीडेशन स्टेट में रहता है बताओ, -1 की +1, -1। हाईली रिएक्टिव, ये सब का सब बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, हाईली रिएक्टिव, एंड एक्ट एज पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट। ये सब का सब कैसा रिएजेंट की तरह काम करता है बताओ, पावरफुल, बहुत ही तगड़ा रिड्यूसिंग एजेंट होता है ये सब। जैसे कि तुमसे बात करें, इसमें तुमसे अगर हम पूछें कि इन सारे रिएक्शंस में, इन सारे अल्कली मेटल में कौन हाइड्रोजन के साथ सबसे फास्ट रिएक्ट करेगा, तो नीचे वाला। तो मतलब नीचे की तरफ टेम्परेचर कम लगेगा, हम इस साइड लिखते हैं तो ज्यादा अच्छा लगेगा। इसमें रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन किधर ज्यादा होगा, हाइड्रोजन की तरफ रिएक्टिविटी नीचे की तरफ ज्यादा। टेम्परेचर रिक्वायर्ड बताओ तो किधर ज्यादा टेम्परेचर लग रहा होगा, ऊपर। टेम्परेचर रिक्वायर्ड मतलब अगर हम तुमसे पूछें लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम में कौन हाई टेम्परेचर पर रिएक्ट कर रहा होगा, तो लिथियम ज्यादा टेम्परेचर पर रिएक्ट कर रहा होगा, सीजियम जो है कम ही टेम्परेचर पर रिएक्ट कर रहा होगा। मतलब निचलका जो होगा वो कम में टेम्परेचर पर रिएक्ट कर जाएगा, और ऊपर वाला जो होगा वो ज्यादा टेम्परेचर लगेगा। अब इन सबों में अगर हम तुमसे पूछें कि इन सबों में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, तो तुम हमको बताओ। कि याद रखना कि छोटा छोटा, ये दोस्ती वाली भी बात है, जैसे कि दो
एक साइज के आदमी के बीच बराबर दोस्ती होता है या बेहतर दोस्ती होता है, और डिफरेंस उम्र में जितना ज्यादा होगा उसका दोस्ती उतना कमजोर होते जाता है। तो वही सब कुछ है। जैसे लिथियम छोटा है, हाइड्रोजन भी छोटा है, तो छोटा छोटा के बीच मजबूत बंधन होगा, बड़ा छोटा के बीच कमजोर बंधन होगा। मतलब स्टेबिलिटी की अगर बात करें तो कौन सबसे ज्यादा स्टेबल हाइड्राइड है, तो याद रखना लिथियम वाला हाइड्राइड जो होगा वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। तो नीचे वाला सबसे कम स्टेबल होगा। तो रिड्यूसिंग पावर किसका ज्यादा होगा? नीचे वाला। मतलब अगर हम तुमसे पूछ लें कि इन सबों में कौन सबसे खतरनाक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा, नीचे वाला, क्योंकि नीचे वाला जो है धाए से टूटेगा, जल्दी टूटेगा तो ज्यादा हाइड्रोजन देगा, ज्यादा हाइड्रोजन देगा तो नीचे वाला तगड़ा रिड्यूसिंग एजेंट होगा, ठीक है ना। लेकिन इसमें अगर पूछा जाए अल्कली मेटल में, तो याद रखना लिथियम सबसे तगड़ा होता है, लेकिन LiH सबसे कमजोर रिड्यूसिंग एजेंट यहाँ पर होगा। इसके बाद अगर हम लोग देखें इन सबों में कि ये सब का सब वाटर के साथ रिएक्ट करता है vigorously, all the hydrides vigorously react with water to give dihydrogen gas। ये सब का सब हाइड्रोजन तुम्हारा वाटर के साथ vigorous मैनर में रिएक्ट करता है। और कौन सा गैस देता है बताओ? डाइहाइड्रोजन गैस। जैसे कि तुमसे पूछेंगे LiH है, NaH है, KH है, RBH है, CSH है, ये सब का सब पानी के साथ रिएक्ट करेगा कि नहीं? ये सब का सब पानी के साथ रिएक्ट करेगा। यहाँ पर जितना भी तुमको नजर आ रहा है ना, ये सब का सब वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, vigorous मैनर में रिएक्ट करेगा और बनाएगा क्या? LiOH, NaOH, KOH, RBOH, CSOH। और साथ में क्या प्रोड्यूस करता है? साथ में हाइड्रोजन गैस। और चूंकि ये सब का सब रिएक्शन जो होता है ना, बहुत ज्यादा एंडोथर्मिक होता है कि एक्सोथर्मिक? तो बहुत ज्यादा एक्सोथर्मिक, हाईली एक्सोथर्मिक। और चूंकि ये बहुत ज्यादा एक्सोथर्मिक नेचर का होता है, तो एक्सोथर्मिक नेचर का होने की वजह से इससे बहुत ज्यादा हीट रिलीज होगा, और जैसे बहुत ज्यादा हीट रिलीज होगा तो उस हीट से जो हाइड्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस हाईली इन्फ्लेमेबल गैस, इट विल कैचेस फायर, और जैसे आग लगेगा तो विस्फोट के साथ रिएक्शन होगा, हाईली एक्सोथर्मिक। सो दे इवॉल्व H2 गैस कैचेस फायर, और इस वजह से ये रिएक्शन हाईली विगरस रिएक्शन, इस वजह से ये सारा का सारा रिएक्शन बहुत ज्यादा विगरस नेचर का होता है या फिर बहुत कम विगरस नेचर का होता है। ये सारा का सारा रिएक्शन जो होता है ये बहुत ज्यादा विगरस मैनर में रिएक्ट करता है। ऐसे याद रखना कि अल्कली मेटल का ना बहुत सारा कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड भी होता है, जो कि वो भी पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। सम ऑफ the hydrides of alkali metals कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड की बात करें, एक्ट एज पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट। जैसे कि तुम्हारा AlH4 अच्छे से लिख देते हैं, LiLH4, NaBH4 एक्सेट्रा। ये सब जो होता है ना कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड अल्कली मेटल का, लिथियम पोटेशियम है ना, सोडियम वगैरह, तो ये भी बहुत ही पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अक्सर देखने को मिलता है। तो ये जितना भी देखे ये था क्या चीज? हाइड्रोजन के साथ हम लोग कैसे कैसे रिएक्शन करवाते हैं अल्कली मेटल का। अब जो हम लोग को देखना है कि ऑक्सीजन के साथ अल्कली मेटल जो होता है वो कैसे कैसे रिएक्ट करता है, ठीक है ना। तो दूसरा, रिएक्शन विथ
ऑक्सीजन। याद रखना कि अल्कली मेटल, जितना भी अल्कली मेटल होता है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके अलग अलग तरह का प्रोडक्ट देता है। जैसे कि इन लिमिटेड सप्लाई और किसी में गर्म करने का जरूरत नहीं पड़ता, इस बात को याद रखना कि क्यों, क्योंकि ये सब का सब खुद हाईली रिएक्टिव है, इसलिए इसमें किसी को गर्म करने का जरूरत है कि नहीं? नहीं, सिर्फ ऑक्सीजन के संपर्क भर में लाओ, अपने आप ये सब का सब रिएक्ट करने लगेगा। तो रिएक्टिविटी ऊपर की तरफ ज्यादा कि नीचे की तरफ ज्यादा? नीचे की तरफ ज्यादा, याद रखना। मतलब लिथियम से ज्यादा सीजियम। और गर्म किसी को नहीं करेंगे और बन क्या जाएगा? ट्वाइस ऑफ Li2O, ट्वाइस ऑफ Na2O, ट्वाइस ऑफ K2O, ट्वाइस ऑफ Rb2O और ट्वाइस ऑफ CS2O। तो ये सब का सब क्या है? ऑल ऑक्साइड्स। समझा? इन सारे ऑक्साइड में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितने के बराबर है? -2। अल्कली मेटल तो हमेशा +1 में रहेगा, लेकिन यहां पर जो ऑक्सीजन है वो सब -2। लेकिन ऐसा तब जब लिमिटेड सप्लाई हो ऑक्सीजन का। लेकिन अगर हम यहां पर लिख रहे हैं इन एक्सेस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, की ऑक्सीजन का सप्लाई अगर एक्सेस हो, मतलब बहुत ज्यादा ऑक्सीजन हो, तो केस कहानी बदल जाएगा। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और ये दिख रहा है सीजियम। देखा? तो लिथियम जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम, जब ये तुम्हारा ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो यहां पर कई तरह का प्रोडक्ट बनेगा। और उसमें है सबसे पहला Li2O, Na2O, K2O, Rb2O, CS2O। दिख गया? और प्लस साथ में और भी कुछ बनेगा। वो और भी कुछ क्या है? Na2O2, K2O2, Rb2O2, CS2O2 और प्लस साथ में और भी कुछ बनेगा, और वो है KO2, RbO2, CSO2। तो तुम क्या देख रहे हो कि लिथियम एक ही तरह का प्रोडक्ट बनाता है। जैसा कि तुम देख रहे हो लिथियम सिर्फ Li2O बनाए, जैसा कि तुम देख रहे हो लिथियम सिर्फ Li2O, सोडियम Na2O के साथ साथ Na2O2 भी, पोटेशियम K2O के साथ K2O2 और KO2 भी। तो तीन तरह का अलग अलग प्रोडक्ट बनाते हैं। तो होता क्या है कि ये जो तुमको नजर आया ये पहला वाला, इसमें ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर है -2। यहाँ ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? -2। लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर है -1 और यहाँ है -1/2। अब तुम लोग को हल्का हल्का अंदाजा लग रहा होगा कि ये जो पहला वाला तुमको नजर आया ये सब का सब ऑक्साइड है। ये जो पहला तुम देख पा रहे हो ना, ये सब का सब क्या चीज है बताओ? ऑक्साइड। ये दूसरा वाला जो हिस्सा तुम देख पा रहे हो ये जो है एक्चुअली क्या चीज है? पेरोक्साइड। और ये जो तुम तीसरा वाला देख पा रहे हो, तीसरा वाला जो है दिस इज व्हाट? दिस इज एक्चुअली सुपर ऑक्साइड। क्लियर हुआ? ऑक्साइड, पेरोक्साइड और ये जो तीसरा वाला तुम देख पा रहे हो ये क्या चीज है बताओ? सुपर ऑक्साइड। तो Li2O, Na2O, K2O, Rb2O, CS2O ये सब जो है ऑक्साइड है, दूसरा पेरोक्साइड है और लास्ट वाला जो है वो क्या चीज है बताओ? सुपर ऑक्साइड। तो इतना तो समझ में आ गया होगा कि लिमिटेड सप्लाई अगर ऑक्सीजन का रहेगा तो सिर्फ ऑक्साइड बनाएगा। जितना भी अल्कली मेटल है ये सब का सब क्या चीज बनाएगा बताओ? ये सब का सब सिर्फ ऑक्साइड बनाएगा। लेकिन अगर ऑक्सीजन का सप्लाई हम लोग बढ़ा दिए, मतलब फ्री है ऑक्सीजन का सप्लाई, तो लिथियम जो होता है वो ऑक्साइड बनाता है, सिर्फ सोडियम ऑक्साइड और पेरोक्साइड बनाता है, सोडियम सुपर ऑक्साइड नहीं बनाता। पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम जो है ऑक्साइड के साथ साथ पेरोक्साइड भी बनाएगा और सुपर ऑक्साइड भी बनाएगा।
याद रखना कि ये ऑक्साइड और पेरोक्साइड जो होता है ये दोनों का दोनों डायामैग्नेटिक होता है। ऑक्साइड और पेरोक्साइड क्या होता है बताओ? डायामैग्नेटिक। इस वजह से कलर्ड की कलरलेस, कलरलेस। याद हुआ? और अगर सुपर ऑक्साइड की बात करें तो ये पैरामैग्नेटिक होता है, याद रखना, पैरामैग्नेटिक। और ये ऑरेंज या येलो कलर्ड का होता है, ऑरेंज या, हमको लगता है सीख गए होंगे कौन ऑरेंज या येलो कलर का होता है, सुपर ऑक्साइड। क्यों? क्योंकि वो पैरामैग्नेटिक नेचर का होता है। लेकिन ऑक्साइड और पेरोक्साइड जो होता है वो कलरलेस होता है, डायमैग्नेटिक। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं M2O, इसको M2O लिख सकते हैं, इसको M2O2 लिख सकते हैं और इसको MO2 लिख सकते हैं। तो अगर हम लोग बात करें पानी के साथ रिएक्टिविटी की तो दे ऑल vigorously react, they all vigorously react with water as, ये सब का सब पानी के साथ रिएक्ट करता है। जैसे कि हम यहां पर बात कर रहे हैं M2O, M2O मतलब ऑक्साइड, M2O कहने का मतलब ऑक्साइड। M2O2 की बात करेंगे तो ये क्या होगा बताओ? पेरोक्साइड। और MO2 की बात करेंगे तो ये क्या होगा? सुपर ऑक्साइड। तो तुम हमको बताओ कि जैसे M2O को तुम पानी में रिएक्ट करवाए, इसको पानी के साथ रिएक्ट करवाए तो ये सिर्फ MOH देगा, मतलब हाइड्रोक्साइड। ये क्या देगा? MOH भी देगा और साथ में H2O2 भी देगा। और ये क्या देता है? MOH देता है, साथ में H2O2 भी देता है और साथ में O2 भी देता है। तो तुमसे अगर बात करें तो ये जो दिया, क्या दिया? सिर्फ हाइड्रोक्साइड। और ये हाइड्रोक्साइड के साथ साथ हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी देगा। और सुपर ऑक्साइड को अगर तुम पानी में डालते हो तो ऑक्सीजन गैस भी देगा। तो यानी कि तुमसे अगर हम पूछें कि ये है ऑक्साइड, ये है पेरोक्साइड, और ये अगर तुम लोग देख पा रहे हो तो ये है मान लो सुपर ऑक्साइड। फटाफट बोलना कि सबसे पहले तो बताओ, ऑक्साइड का एक एग्जांपल ले लेते हैं, M2O, M2O2 और MO2। उसके बाद इसमें O2 माइनस के तरह भी इसको लिख सकते हैं, इसको O2 माइनस के तरह भी लिख सकते हैं और O2 माइनस भी लिख सकते हैं। इन सबों में तुम याद रखना, ये ना केमिकल बॉन्डिंग से लिख रहे हैं, केमिकल बॉन्डिंग से। इसका बॉन्ड ऑर्डर जो होता है दैट इज 0, इसका बॉन्ड ऑर्डर जो होता है दैट इज 1, और इसका बॉन्ड ऑर्डर जो होता है दैट इज 1.5। तो बताओ तो बॉन्ड ऑर्डर किधर ज्यादा है? बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा तो बॉन्ड लेंथ कम। ये भी कभी कभी पूछ लेता है इसलिए यहाँ पे ठूस दिया। लेकिन इन तीनों में अगर हम तुमसे बात करें ऑक्सीडाइजिंग पावर की तो किसका ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा होगा तुम बताओगे? तो सुपर ऑक्साइड। समझे? सुपर ऑक्साइड जो होगा वो ज्यादा तगड़ा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। फिर अगर तुमसे पूछें कि पेरोक्साइड और सुपर ऑक्साइड का स्टेबिलिटी किधर ज्यादा, तो तुम बताना। जैसे KO2, RbO2 और CSO2 दिखा, इन सबों में स्टेबिलिटी की बात करें तो CSO2 ज्यादा स्टेबल हो। ये इसी तरह Na2O2, K2O2, Rb2O2 और CS2O2। मतलब पेरोक्साइड में अगर स्टेबिलिटी की बात करें तो CS2O2 सबसे ज्यादा स्टेबल रहा होगा। यानी कि होता क्या है ना कि पेरोक्साइड, और बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहे हैं, ये है, ये क्या है यहाँ लिख ही देते हैं, ये जो है दिस इज एक्चुअली सुपर ऑक्साइड और दिस इज एक्चुअली पेरोक्साइड। तो पेरोक्साइड और सुपर ऑक्साइड का स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप बढ़ता है।
क्यों? क्योंकि पेरोक्साइड और सुपर ऑक्साइड को ना हम लोग मानते हैं छोटा बड़ा एनायन, तो बड़ा एनायन बड़े कैटायन के साथ स्टेबल होता है, इस वजह से नीचे की तरफ स्टेबिलिटी बढ़ता है। लेकिन अगर हम लोग ऑक्साइड की बात करें, जैसे Li2O, Na2O, K2O, Rb2O और CS2O, और ये सब का सब तुमको पता होना चाहिए क्या चीज है, बताओ? ऑक्साइड। तो ऑक्साइड में स्टेबिलिटी जो होता है ये ऊपर की तरफ बढ़ता है। तो यही सब देखो, तुम है सबसे आसान चैप्टर, आसान क्या बोले, मतलब दम ही नहीं है चैप्टर में, और लेकिन बावजूद इसके इसका क्वेश्चन फिर कैसे बनता है? क्वेश्चन यही सब ना बनेगा कि ऑक्साइड का स्टेबिलिटी ऊपर, मतलब लिथियम की तरफ सबसे ज्यादा, और पेरोक्साइड और सुपर ऑक्साइड का स्टेबिलिटी सीजियम की तरफ सबसे ज्यादा, मतलब नीचे की तरफ सबसे ज्यादा होती है। तो ये सब चीज भी तुम लोगों को थोड़ा थोड़ा अच्छे से समझ के याद करना होगा, ठीक है ना? अब यहाँ पर जितना भी हाइड्रोक्साइड है, जैसे कि अभी हम लोग कुछ देर पहले देखें कि ये सब सारे चीजों को जब तुम पानी में हाइड्रोलाइज किए तब तो ऐसा हुआ, इन सबों को पानी में हाइड्रोलाइज किए तो क्या चीज बन रहा है, बताओ? हाइड्रोक्साइड। तो इन सारे हाइड्रोक्साइड में अगर स्टेबिलिटी की बात करें तो कौन सा हाइड्रोक्साइड सबसे ज्यादा स्टेबल है या बेसिक कैरेक्टर होगा, तो वो भी याद रखना कि पहले तुम लिख ही देते हैं कि जैसे Li2O, Na2O, K2O, Rb2O और CS2O, इन सबों को जब हम लोग पानी में डालेंगे इन सबों को जब हम लोग पानी में डालते हैं तो पानी में डालने पर ये बनाएगा क्या? LiOH, NaOH, KOH, RbOH और CSOH, जैसा कि तुम लोग देख रहे हो, ठीक है? ये जितना भी चीज तुम देख पा रहे, इन सबों में अगर हम तुमसे पूछे कि कौन सा वाला सबसे ज्यादा बेसिक होगा, तो याद रखना नीचे, मतलब बेसिक स्ट्रेंथ अगर हम तुमसे पूछें कि इन सबों में सबसे तगड़ा बेस जो होगा वो कौन होगा, तो सीजियम वाला, मतलब ऊपर जाने पर बेसिक स्ट्रेंथ बहुत घटते चले जाते। और उससे भी इंपॉर्टेंट बात याद रखना कि LiOH जो होता है ना, LiOH वेरी वीक, LiOH जो होता है ये वीक बेस कहलाता है। LiOH को छोड़ के जितना भी है NaOH, KOH, RbOH और CSOH, ये सब का सब कैसा बेस कहलाता है, बताओ? स्ट्रॉन्ग बेस। क्लियर है? ये LiOH जो होता है ये वीक बेस कहलाता है, LiOH को छोड़ के जितना भी है वो सब का सब कैसा बेस कहलाता है, वो सब का सब स्ट्रॉन्ग बेस कहलाता है। तो ये पहला जो हम लोग पढ़े केमिकल प्रॉपर्टी में, क्या चीज पढ़े? पहला केमिकल प्रॉपर्टी में जो सबसे पहला हम लोग पढ़े, तो सबसे पहला हम लोग पढ़े रिएक्शन विथ हाइड्रोजन। उसके बाद दूसरा जो हम लोग पढ़े वो क्या चीज पढ़े? रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। तीसरा पढ़ रहे हैं रिएक्शन विथ वाटर, और जो ऑलरेडी हम लिख भी चुके हैं लेकिन दोबारा से यहाँ पर लिख रहे, रिएक्शन with substance having active hydrogen in it. Having active hydrogen in it, कि वो सारा सब्सटेंस जिसमें कि क्या चीज मौजूद हो, बताओगे? कि वो सारा सब्सटेंस जिसमें कि एक्टिव हाइड्रोजन मौजूद, कि वो सारा सब्सटेंस जिसमें एक्टिव हाइड्रोजन मौजूद हो, उस तरह के सब्सटेंस की हम लोग बात करें। तो जैसे कि तुम लोग यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो समझ पाओगे, रिएक्शन विथ सब्सटेंस हैविंग एक्टिव हाइड्रोजन इन इट, कि कौन कौन सा सब्सटेंस है जिसमें एक्टिव हाइड्रोजन? जैसे कि वाटर, ऐसे लिखता है, ये है अल्कली मेटल, मान लो इसको वाटर के साथ ट्रीट किए, ये अल्कली मेटल है, इसको हम लोग HCl के साथ ट्रीट किए, ये अल्कली मेटल है, इसको H2SO4 के साथ ट्रीट किए, ये अल्कली मेटल है, इसको एसिटिलीन के साथ ट्रीट किए, C2H2,
ये क्या चीज है बताओ, एसिटिलीन, कि ऐसा सब्सटेंस जिसमें कि एक्टिव हाइड्रोजन हो, जैसे कि वाटर, एसिड, एसिटिलीन, एल्कोहल्स, ऐसा सब सब्सटेंस जो होता है ना, ये क्या चीज है बताओ, एल्कोहल, जो कि H+ दे सके उसे ही बोलते हैं। तो वाटर भी H+ दे सकता है, एसिड तो दे ही सकता है, एसिटिलीन भी H+ दे सकता है, अल्कोहल और भी बहुत सारा सब्सटेंस। तो इस तरह के सब्सटेंस को जब तुम वाटर के साथ ट्रीट करोगे तो बनेगा MOH प्लस हाफ H2। यहाँ क्या बन जाएगा, MCl2 प्लस H2। यहाँ क्या बन जाएगा, M2SO4 प्लस H2। यहाँ क्या बन जाएगा, M2C2 और प्लस H2। और यहाँ क्या बन जाएगा, C2H5OM प्लस H2। इसका एक एग्जांपल देकर भी हम लोग देख लेते हैं, जैसे कि सोडियम, इसको वाटर के साथ ट्रीट करोगे तो क्या बन जाएगा बताओ, NaOH प्लस हाफ H2। यही सोडियम को HCl के साथ ट्रीट कर दोगे तो क्या बन जाएगा, यहाँ MCl है, NaCl और प्लस हाफ H2। बैलेंस कर दिए, उधर बैलेंस है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। जैसे सोडियम है, इसको H2SO4 के साथ ट्रीट करोगे तो क्या बन जाएगा, Na2SO4 और प्लस H2। यही सोडियम है, इसको CH ट्रिपल बॉन्ड CH, यही एसिटिलीन C2H2 जो लिखे है ना, दरअसल वो यही है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। इसके साथ ट्रीट करोगे तो NaC ट्रिपल बॉन्ड CNA और प्लस H2। और यही सोडियम को अगर हम लोग ट्रीट कर दें C2H5OH के साथ तो ये क्या बना लेगा बताओ, C2H5ONA और प्लस हाफ H2। इतना आसान है। तो ये सब क्या चीज था, एक्टिव के साथ। इसके बाद 2-3 केमिकल प्रॉपर्टी और बच गया है, जो कि रात में शाम में कर लेंगे हम लोग। तो वो 2-3 केमिकल प्रॉपर्टी में क्या क्या चीज इंपॉर्टेंट रहता है, तो 2-3 केमिकल प्रॉपर्टी में तुम्हारा रह जाता है, जैसे हेलोजन के साथ, अमोनिया के साथ, कुछ कुछ सल्फर के साथ, फास्फोरस के साथ कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, वो छोटा है लेकिन मेनली हेलोजन और अमोनिया। तो ये दो रिएक्शन जो है, या और भी जो छोटे छोटे है वो सब हम लोग सामने देख लेंगे। बहुत आसान सा चैप्टर है, तुम लोग चाहो तो आसान इसको बना भी सकते हो या भारी भी कर सकते हो। इन सारे जो भी चीज हम तुमको पढ़ा रहे हैं, इन सबों को अच्छे से याद करो। और इस चैप्टर में क्या होता है ना, कि कॉपी याद कर लो, एनसीईआरटी याद कर लो, और इसके बाहर एक दाना आईआईटी एडवांस में भी तुमको नहीं पूछेगा। इसीलिए इस चैप्टर को हम बचा के रखे। इस चैप्टर को बचा के रखने का मकसद ये था, इन सारे चैप्टर एस ब्लॉक और पी ब्लॉक, कि इतना आसान है, सॉफ्ट केक होता है, इजी केक। इन सारे चैप्टर में सिर्फ क्या है कि ये कॉपी याद करो, कॉपी याद करने के बाद एनसीईआरटी, क्योंकि एनसीईआरटी में बहुत सारी चीज ऐसा होगा डायरेक्ट पढ़ोगे तो समझे में नहीं आएगा। तो कॉपी जल्दी अच्छे से कर लिए, समझ गए चीजों को, और उसके बाद एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन याद कर लिए, खत्म आईआईटी एडवांस तक के लिए। बाकी तो बोर्ड का तो कोई वैल्यू ही नहीं है। तो ये सारा चीज अच्छे से देखना, इरेगुलर नहीं रहना, लगातार क्लास में रहो। क्लास गड़बड़ करोगे, अब्सेंट करोगे, इरेगुलर रहोगे, तब तो कोई मैटर ही नहीं। ठीक है, रानी दास, बाय बाय। शाम में 7 बजे टाइमिंग का कोई इशू नहीं है। सब वीडियो है, वो वीडियो तुम लोग देखो, कहीं पर दिक्कत होगा तो बाय।